प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र के भौतिक शास्त्र विषय में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर या संक्रियात्मक प्रवर्धक का अध्ययन कर रहे थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया कि किस प्रकार एक प्रतिलोमी और अप्रतिलोमी ऑपरेशनल एम्पलीफायर या संक्रियात्मक प्रवर्धक में निवेशी और निर्गम प्रतिबाधाओं के मान प्राप्त होते हैं। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको कहा था कि ये एक बहुत ही अधिक उपयोग में आने वाला प्रवर्धक है, जिसके अलग अलग गणितीय संक्रियाओं में इस्तेमाल होता है। आज मैं आपको उनमें से कुछ अनुप्रयोग समझाने की कोशिश करूँगा। प्रिय छात्र छात्राओं, जो सबसे पहला उपयोग है वो है इसका एकांक लब्धि बफर, यूनिट गेन बफर। यहाँ इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, एक तो है एकांक लब्धि और एक है बफर। एकांक लब्धि का सीधा सा मतलब है कि ऐसा प्रवर्धक जिसकी वोल्टेज गेन इकाई हो, यानी जितना इनपुट है उतना ही उसका आउटपुट होगा। इस प्रकार के प्रवर्धक को अगर किसी परिपथ में उपयोग में लाया जाता है तो वो उसकी ओवरऑल एम्प्लीफिकेशन पावर को कभी चेंज नहीं करता। मान लीजिए मेरे पास एक एम्पलीफायर A1 है, एम्पलीफायर 1 है जिसकी गेन A1 है, और दूसरा है A2। इन दोनों को सीरीज में जोड़ने पर जो परिणामी लब्धि आएगी वो A1 इंटू A2 आएगी। अब मुझे किसी विशेष कारण से एक तीसरा प्रवर्धक बीच में जोड़ना पड़ेगा जो उनमें मैचिंग करवा सके। तो अगर मैं उस तीसरे एम्पलीफायर की गेन को 1 लेता हूं तो उसको जोड़ने के बावजूद भी सर्किट की जो कुल लब्धि है वो A1 इंटू 1 इंटू A2 पूर्व के बराबर ही रहेगी। और चूंकि वो उन दोनों परिपथों को जोड़ने का विशेष कार्य करता है, इसलिए उसको बफर बोलते हैं। इसलिए एकांक लब्धि बफर का मतलब है कि इसे हम ऐसे परिपथ में जोड़ेंगे जहां हमें अतिरिक्त प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्रवर्धक का निर्गम प्रतिरोध और अधिक है और दूसरे प्रवर्धक का निवेशी प्रतिरोध कम है, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय बताई थी। वहाँ मैंने ये सिद्ध किया था कि अधिकतम शक्ति संचरण के लिए स्रोत और जो बाह्य परिपथ उनकी प्रतिबाधा, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और बाह्य प्रतिबाधाएं परस्पर बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए इस सर्किट का विशेष उपयोग यूँ होता है कि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा तो होती है बहुत ऊंची और निर्गम प्रतिबाधा होती है बहुत कम, क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खूबी है। तो अगर आप इसके इनपुट को एक ऐसे एम्पलीफायर से जोड़ते हो जिसका आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो इन दोनों में मैचिंग हो जाएगी। और इसके निर्गम को एक ऐसे एम्पलीफायर में जोड़ते हो जिसकी निवेशी प्रतिबाधा कम है, तो इनकी मैचिंग हो जाएगी। तो यहाँ से पावर का मैक्सिमम ट्रांसफ़र फर्स्ट से थर्ड में जाएगा और इसका काम केवल उस एनर्जी को सेव करते हुए पावर का मैक्सिमम ट्रांसफ़र करना होता है और ये गेन चेंज नहीं करेगा। इसलिए इसको एकांक लब्धि बफर या यूनिट गेन एम्पलीफायर बोलते हैं। अब बाकी गणित बहुत सरल है। अप्रतिलोमी प्रवर्धक के लिए मैंने आपको ये सिद्ध किया था कि इसकी गेन बराबर 1 + ZF अपॉन Z1 होती है। ZI लिख दीजिए, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। ZF यहाँ पर फीडबैक इम्पीडेंस थी और Z1 जो संकेत के साथ लगाई जाती है उस प्रतिबाधा का नाम है। अब यदि ZF को आप 0 कर दें अथवा Z1 को इन्फिनिटी कर दें, तो इन दोनों स्थितियों में ही A का मान 1 हो जाएगा। ये देखो, वोल्टेज लब्धि का मान 1 हो जाएगा, जो कि हमारी प्राइम कंडीशन है। तो आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की निवेशी प्रतिबाधा अनंत और निर्गम प्रतिबाधा लगभग 0 होती है। अतः इस प्रकार के परिपथ को अगर आप एक उच्च निर्गम वोल्टता वाले उच्च निर्गम प्रतिबाधा वाले प्रवर्धक और निम्न निवेशी प्रतिबाधा वाले प्रवर्धक के मध्य लगाएंगे तो यह बफर की भांति व्यवहार करेगा और अधिकतम शक्ति संचरण का कारण बनेगा। ये मैंने आपको
परीक्षा में भले ही आप ये लिख के आए, लेकिन आपको जो समझना है वो मैंने बताया, वो याद रखिएगा कि इसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है व्यवकलित्र। व्यवकलित्र का मतलब है दो संकेतों के अंतर को प्रदर्शित करना। जब किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निर्गम निवेशी संकेतों के अंतर के समानुपाती हो अथवा उनके तुल्य हो तो यह व्यवकलित्र की तरह व्यवहार करेगा। इसके आप देखिए चित्र के अनुसार किन्हीं दो वोल्टताओं को निवेशित करने पर निर्गम वोल्टता का मान निवेशी संकेतों के अंतर के तुल्य अथवा समानुपाती होता है, तो इसको हम व्यवकलित्र बोलते हैं। चित्र आप देखिए कितना सरल है। हमेशा की तरह ये प्रतिलोमी टर्मिनल है, ये अप्रतिलोमी टर्मिनल है। जो दो वोल्टताएं हम लगाते हैं वो क्रमशः, मान लीजिए V1 को मैंने प्रतिलोमी टर्मिनल पर R1 के थ्रू लगाया और V2 को भी R1 के थ्रू अप्रतिलोमी टर्मिनल पर दूसरे संकेत को लगा दिया। इसमें RF जो है वो एक फीडबैक रेजिस्टेंस या प्रतिबाधा है और ये ग्राउंड का चिन्ह है। हमेशा की तरह 6 नंबर टर्मिनल पे आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब प्रिय छात्र छात्राओं, ये दोनों प्रतिरोध मैंने समान ली हैं R1, तो यहाँ से बहने वाली जो धारा होगी वो V1/R1 होगी। ये वर्चुअल ग्राउंड होता है और आउटपुट IF बराबर क्या हो जाएगी, VO/RF। तो निर्गम वोल्टता का मान जो होगा वो कितना होगा, वो होगा इनपुट वोल्टेज V1 के लिए निर्गम वोल्टता हो जाएगी -V1, क्योंकि ये प्रतिलोमी टर्मिनल है इसलिए -V1 1 + RF/R1 होगी। जबकि अप्रतिलोमी के कारण निर्गम वोल्टता कितनी हो जाएगी, V2 × RF/R1 होती है, क्योंकि उसकी गेन जो होती है वो RF/R1 मैंने आपको बताई हुई है। अब अगर RF का मान उच्च हो, ये फीडबैक रेजिस्टेंस अगर इस R1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इस RF/R1 के सापेक्ष 1 को नगण्य मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए, जैसे ही मैं 1 को नगण्य मानूंगा VO बराबर हो जाएगा RF/RI V2 - V1। तो बच्चों ये V1 यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने लिख दिया, फिर उसको बाद में नेगलेक्ट किया आगे। तो VO बराबर RF/R1 V2 - V1 होगा। अर्थात VO का मान किसके समानुपाती हुआ, V2 - V1, दोनों निवेशी वोल्टताओं के अंतर के समानुपाती होता है। यहाँ आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो प्रतिलोमी टर्मिनल है ये पाई का फेज डिफरेंस उत्पन्न करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। और अप्रतिलोमी टर्मिनल किसी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं डेवलप करता, इसलिए इसमें प्लस का साइन लगाया। और V2 - V1 के समानुपाती निर्गम वोल्टता होगी, जो कि हमारा वेव। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि RF बराबर R1 रखोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में फिर आप इसको नगण्य नहीं मान सकते। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अगर RF/R1 करोगे तो V2 - 2V1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा V0, जो कि हमारे को करेक्ट व्यवकलित्र या जो आप कह दीजिए इसको सब्ट्रैक्टर की भांति व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन आपको विशेष ध्यान रखना।